Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome everyone. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel Math Studio. The channel where you can find the solution of every mathematical problem that you face. Students, आज जो MSc का लेक्चर है वो ग्रुप थ्योरी के उसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन है जिसको हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट या कॉन्जुगेसी क्लास के टॉपिक से पढ़ना शुरू किया हुआ था। देखें, आपको मैंने कॉन्जुगेट एलिमेंट समझाया क्या होता है, फिर कॉन्जुगेसी क्लास समझाई किसी एलिमेंट की क्या होती है, देन आपको ये बताया कि आपको अगर एक ग्रुप दिया गया है तो उसके एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सब कुछ जो है ये मेरे प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। आज उससे नेक्स्ट है, आज का जो मेरा टॉपिक है ग्रुप थ्योरी में एमएससी और बीएस दोनों क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक का नाम है क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन ये क्या है, देखें आपको कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप समझाई थी मैंने, फिर आपको ये भी बताया था एक थ्योरम में और प्रूव भी हमने किया कि जो रिलेशन है कॉन्जुगेसी का ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो उस ग्रुप की पार्टीशन करता है। लिहाजा किसी भी ग्रुप की पार्टीशन हो जाएगी उसके कॉन्जुगेसी क्लासेस में, जो उसके एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। ये कंसेप्ट है, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं, गौर से सुने कि कॉन्जुगेसी रिलेशन जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन की ये प्रॉपर्टी है कि ये पार्टीशन कर दिया करता है। लिहाजा जब हम किसी ग्रुप की कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करते हैं उसके एलिमेंट्स की, तो इट मींस हम उसकी पार्टीशन कर लेते हैं उस कॉन्जुगेसी क्लासेस की फॉर्म में जो उसके एलिमेंट्स की हैं। इससे वो उसका जो ऑर्डर होगा उस ग्रुप का वो विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस का जो ऑर्डर है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास इक्वेशन। देखते हैं ये क्या है। लेट देयर बी आर पॉसिबल कॉन्जुगेसी क्लासेस इन अ फाइनाइट ग्रुप जी। एक जी है, फाइनाइट ग्रुप होगा वो क्या, जो इनफाइनाइट ग्रुप होता है उसके तो ऑर्डर को हम डिस्कस ही नहीं करते। लिहाजा जी एक फाइनाइट ग्रुप है और आर उसकी पॉसिबल कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। आपको मैंने S3 की कॉन्जुगेसी क्लासेस सिखाई थी। उस S3 का ऑर्डर 6 है, यानी S3 में 6 एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब आपने कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट की तो 2-2 का पेयर एक जैसा आता था। एट द एंड कॉन्जुगेसी क्लासेस आपके पास 3 थी। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में ये चीज मौजूद है। हम कहते हैं कि ग्रुप जी जिसका जो फाइनाइट है उसमें पॉसिबल कॉन्जुगेसी क्लासेस आर हैं। सिंस कॉन्जुगेसी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन सो इट डिफाइंस पार्टीशन ऑफ जी इनटू कॉन्जुगेसी क्लासेस। लिहाजा जी की पार्टीशन हो जाएगी। So order of G is equal to sum of the order of conjugacy classes। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा देखते हैं। ऑर्डर ऑफ G उस ग्रुप का ऑर्डर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के सम के इक्वल होगा। किन के ऑर्डर्स, ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस, जो आपने उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट की होंगी। यहां हमने कहा है कि उसकी आर कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। सपोज ग्रुप G है, उसके एक एलिमेंट है A1, उसकी कॉन्जुगेसी क्लास CA1 होगी। उसका दूसरा एलिमेंट है A2, उसकी कॉन्जुगेसी क्लास CA2 होगी। इसी तरह R एलिमेंट है, यानी R डिफरेंट कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, तो CAR उसका लास्ट कॉन्जुगेसी क्लास जो है एलिमेंट की वो आ जाती है। अब यहां मैं क्या लिख रहा हूं कि G का ऑर्डर इन कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर का सम है। Order of G is equal to the sum of the orders of conjugacy classes। तो CA1 इसका ऑर्डर, CA2 इसका ऑर्डर, CA3 इसका ऑर्डर, CAR इस conjugacy क्लास का ऑर्डर, इन सब को सम किया तो ऑर्डर ऑफ G आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ G सपोज N है और इसका ऑर्डर है N1, कोई ना कोई इसका ऑर्डर होगा उसको N2 कह लेता है। इस क्लास का कोई ना कोई ऑर्डर होगा, ऑर्डर मीन जितने इसमें एलिमेंट्स हैं वो N3 आ गए। इसी तरह इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो NR आ गई। इसको ये जो कितना है
आप समेशन में लिख सकते हैं n1 n2 n3 nr, तो आप क्या लेते हैं n अल्फा, अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to r। सो आपके पास फाइनल क्या बना, n इज इक्वल टू समेशन अल्फा फ्रॉम 1 to r n अल्फा। ये जो इक्वेशन आ गई है मेरे पास, या ये जो इक्वेशन आ गई है, दिस इज कॉल्ड क्लास इक्वेशन ऑफ एनी ग्रुप G। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक कि किसी ग्रुप की क्लास इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो क्या होती है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। देखिए ग्रुप में ले लेता हूं S3। दिस इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय AB such that A cube B square and AB whole square ये आइडेंटिटी बना करता है। यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस, हमने इसको बहुत अच्छी तरह बहुत दफा डिस्कस कर लिया है। इसकी जब आपने कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट की थी तो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास आई थी एलिमेंट आइडेंटिटी पे मुश्तमिल, एलिमेंट ए पे मुश्तमिल, एलिमेंट बी पे मुश्तमिल। प्रीवियस वीडियो में आपको ये कॉन्जुगेसी क्लासेस आपको मैंने फाइंड आउट करना सिखाई थी, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। इसमें एलिमेंट्स की तादाद 1 थी, इसमें एलिमेंट्स की तादाद 2 थी और इस कॉन्जुगेसी क्लास में एलिमेंट की तादाद 3 थी। ये 3 डिफरेंट कॉन्जुगेसी क्लासेस पॉसिबल है सिर्फ S3 की। अब क्लास इक्वेशन क्या करती है कि ऑर्डर ऑफ G एक्चुअली बराबर हुआ करता है उसके कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर के सम के इक्वल। ये कॉन्जुगेसी क्लासेस थी, इनके ऑर्डर का मैं सम लेके, अब G यहाँ पे जो है वो S3 है और S3 का ऑर्डर क्या होता है 6। इसमें एलिमेंट्स की तादाद 1, इसमें एलिमेंट्स की तादाद 2, इसमें 3, तो 6 इज इक्वल टू 6। सो ये क्लास इक्वेशन होती है। सो क्लास इक्वेशन आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लियर होगी। क्लास इक्वेशन क्या होती है कि किसी ग्रुप की कॉन्जुगेसी क्लासेस में जब हम पार्टीशन कर देते हैं तो G का ऑर्डर उन कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर का सम हुआ करता है। लाइक दिस ऑर्डर ऑफ S3 is the sum of the order of its 3 conjugacy classes, which is conjugacy class of identity element A and B. Identity element conjugacy class contains only one element, so its order is 1. This contains 2 elements, so its order is 2. Similarly, its order is 3. So the sum of these 3 numbers is the same as the sum of order of S3. तो ये conjugacy classes है जिसको आपने इस तरह लिखा कि order of G is equal to summation sum of the orders of conjugacy classes alpha varies from 1 to r, जैसे हमने कहा था। तो ये क्लास ये थ्योरम है इसी कंजुगेसी क्लास के टॉपिक से रिलेटेड कि किसी एलिमेंट की जो कंजुगेसी क्लास होती है उसके ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर के साथ क्या रिलेशन बनता है। आप जरा मेरी बात को सुने कि किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर उनके दरमियान क्या रिलेशन है। ये थ्योरम जो है हमें ये समझाएगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉन्जुगेसी क्लास CA ऑफ एन एलिमेंट A इन G का एक एलिमेंट A है, उसकी कॉन्जुगेसी क्लास को हम CA से डिनोट करते हैं। उसमें एलिमेंट्स की तादाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेसी क्लास CA वो क्या होगी इज इक्वल टू, वो इक्वल होती है इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर, उसके नॉर्मलाइजर का जो इंडेक्स होगा किसमें इन G डेफिनेटली। अब इंडेक्स क्या होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ दैट ग्रुप। क्या कहा मैंने, जितने किसी ग्रुप के डिस्टिंक्ट, टोटल नहीं, डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स हो सकते हैं उनकी तादाद उसका इंडेक्स कहलाती है। तो नॉर्मलाइजर का जो G में इंडेक्स होगा उसमें एलिमेंट्स की तादाद उतनी होगी जितना इसके कॉन्जुगेसी क्लास में एलिमेंट की तादाद है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉन्जुगेसी क्लास CA इन G इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर। ये हमने प्रूव करना है, दैट इज ये
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंजुगेसी क्लास सी ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी, वो इस तरह लिखा जाएगा। इसके इंडेक्स को ऐसे लिखा जाता है, यानी अगर आपको इंडेक्स ऑफ एच इन जी रखना है, मसलन एच सब ग्रुप है जी का, तो इंडेक्स ऑफ एच इन जी को आप ऐसे लिखते थे। तो इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर उसको आप लिखेंगे, यहां नॉर्मलाइजर आ जाएगा। और एलिमेंट्स की तादाद ऑर्डर के लिए ब्रैकेट खत्म कर दिया करते हैं, स्ट्रेट लाइन आ जाती हैं। तो ऑर्डर ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर इन जी, जितने उसके नॉर्मलाइजर का इंडेक्स जो होगा उसमें एलिमेंट्स की तादाद होगी, उतनी उसकी कंजुगेसी क्लास में एलिमेंट्स की तादाद होगी। लेट ओमेगा be the collection of distinct right cosets of normalizer of A in G। distinct right cosets क्यों मैंने लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो distinct right cosets की तादाद है वही इंडेक्स कहलाती है। let omega be the collection of distinct right cosets, यानी ये इसके right cosets की कलेक्शन है। नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी जो है उसको मैं n से डिनोट करूंगा। अब मुझे प्रूव क्या करना है, ये टू प्रूव वाली चीज आप लिखेंगे नहीं कभी भी, ये याद रखा करें। ये जस्ट आप लोगों के लिए मैं लिखता हूं कि बात जरा समझ आ जाए। हमने प्रूव करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंडेक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कंजुगेसी क्लास, ये प्रूव करना है। यानी इधर मेरे पास एक सेट है जिसको मैंने ओमेगा से डिनोट किया हुआ है, इसका ऑर्डर इस कंजुगेसी क्लास के ऑर्डर के बराबर होगा। अब दो सेट्स का ऑर्डर हमने इक्वल प्रूव करना है, जो कि आप बहुत दफा कर चुके हैं पीछे भी, कि दो सेट्स का ऑर्डर इक्वल कब होता है, जब उनमें हम एक मैपिंग डिफाइन कर सकें जो 1 1 और ऑन टू भी हो। तो लिहाजा हम यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, डिफाइन फाइव फ्रॉम ओमेगा टू सी ए। किस तरह, ये तो राइट कोसेट्स की कलेक्शन है, इसका एलिमेंट तो राइट कोसेट होगा, जैसे एन जी हो गया, तो फाइव जब एन जी पे अप्लाई होगा तो जो आप कंजुगेसी क्लास का एलिमेंट आ जाएगा। कंजुगेसी क्लास में इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, जी इनवर्स ए जी, यानी उसका कंजुगेट एलिमेंट। सो दोबारा नोट करें, ये मैंने किस तरह की मैपिंग डिफाइन की है, फ्रॉम ओमेगा टू सी ए, कि ये कलेक्शन ऑफ राइट कोसेट्स है, इसका एलिमेंट इस तरह की फॉर्म में होगा। ये कंजुगेसी क्लास है, इसका एलिमेंट इस तरह की फॉर्म में होगा। ये जो एलिमेंट है ये ए के साथ इस तरह अटैच हो जाएगा, जो यहाँ पे होगा। ये मैंने मैपिंग एक डिफाइन की। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है, अगर ये बाइजेक्टिव होगी तो जिन दो सेट्स के दरमियान हम बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करें उनका ऑर्डर सेम हो जाता है। हमने मैपिंग डिफाइन की हुई है कि फाइव जब इस राइट को सेट पे अप्लाई होता है तो ये उसका आंसर आ जाता है। तो पहले मैं इसको वेल डिफाइंड प्रूव करूंगा, फिर 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दिया जाएगा। इससे हमारा एक जो है थ्योरम वो कंप्लीट हो जाएगा। वेल डिफाइंड के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने बताया हुआ है, बारहा थ्योरम में हम कर चुके हैं कि दो एलिमेंट्स इक्वल ले लेते हैं, Ng1 एंड G2, और इनके आंसर्स इक्वल प्रूव करेंगे। 5Ng1 इज इक्वल टू 5Ng2। अब ये जो Ng1 इज इक्वल टू Ng2 मैंने लिया हुआ है, इसमें आप ये जो G2 है इसको इधर ले आए तो ये G2 इनवर्स हो जाएगा। Ng1 G2 इनवर्स इज इक्वल टू n आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि n के साथ ये एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ और जवाब n ही आ गया। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप या दिस सब ग्रुप या दिस सेट, जिसको हमने n कहा हुआ है। G1 G2 इनवर्स बिलोंग्स टू n। अगर ये n का एलिमेंट है तो इसको हम किसी n के एलिमेंट के इक्वल लिख सकते हैं, जिसको मैंने स्मॉल n कह लिया। सो G1 G2 इनवर्स इज इक्वल टू n। तो G1 आ जाएगा, ये G2 इनवर्स उधर जाके G2 हो जाएगा। नोट आपने जो करनी होती है, चीज लिखते हुए जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि ये G2 इनवर्स बाद में है, यानी राइट साइड पे है, तो ये G2 n की राइट साइड पे लिखा जाएगा। स्टार्ट पे लिख देंगे तो गलत कंसिडर होगा। दोनों तरफ का मैं इनवर्स ले लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, G1 इनवर्स, नोट करें, G1 इनवर्स इज इक्वल टू दिस। मैंने G1 से इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ये G1 इनवर्स था ना, G1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये G1, और इधर भी G1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, इसको मैं नहीं लिखूंगा, एंड पे जाके एक दफा लिख लूंगा। मैंने राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या आ गया, इसका इनवर्स लेगा G2 इनवर्स n इनवर्स
1। अब G1 जो है ये तो आपने यहाँ पे Ng2 है, ये नोट कर लें, ये मैंने G1 की वैल्यू पुट कर दी है Ng2 फ्रॉम दिस, तो ये हो गया G2 इनवर्स N इनवर्स AN, ये इतना इकट्ठा कर लिया N इनवर्स AN, G2 इनवर्स और G2 अलग कर दिया, N इनवर्स AN ये A हो जाएगा, लिहाजा G2 इनवर्स A G2, और इस तरफ क्या आ रहा था G1 इनवर्स A G1, ये इक्वल आ गए। ये देखें अगर यहाँ पे G है तो N G आ जाएगा, अगर यहाँ पे G1 होगा तो N G1, यहाँ पे G2 होगा तो N G2, सो ये फाई ऑफ N G1 और ये फाई ऑफ N G2 हो गया। लिहाजा आपने एलिमेंट्स इक्वल लिए, उनके इमेजेस सेम आ गए, ये वेल डिफाइंड की कंडीशन है। ऑन टू के लिए एज यू नो आप जस्ट एक सेंटेंस लिखा करते हैं, रेंज से शुरू करना है कि फॉर एवरी G1 इनवर्स AG belongs to CA, इसकी रेंज C है ना, there exists an element NG belongs to ओमेगा such that आप वो रिलेशन लिख दिया करते हैं। अब 1 के लिए इस सारे स्टेप्स को उलट कर दे तो ये 1 बनता है। 1 में हम इमेजेस सेम लेते हैं और एलिमेंट्स सेम प्रूव किए जाते हैं, तो ये मैं इमेजेस फाई ऑफ N G1 फाई ऑफ N G2 के इक्वल ले लेता हूँ। अब बाय डेफिनेशन ये G1 इनवर्स A G1 हो जाएगा और ये G2 इनवर्स A G2 हो जाएगा। अब आपने ये किया है, देखें ये G2 इनवर्स इस तरफ आके इनवर्स खत्म हो गया और लिखना आपने पहले है, ये G2 इस तरफ आएगा तो G2 इनवर्स हो जाएगा, A सिर्फ बच गया। अब ये G2 G1 इनवर्स, इसको आप होल इनवर्स में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं G1 G2 होल इनवर्स। जब इसको खोलते हैं आप लोगों को पता है इनवर्स में बाद वाले का इनवर्स पहले आया करता है G2 इनवर्स, और ये इसमें अब ये जो है G2 इनवर्स इस तरफ आके G2 हो गया, ये G2 जो था इस तरफ आके इनवर्स हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, G1 into G2 इनवर्स का होल इनवर्स हो गया। नोट कर लें ये चीज, होल इनवर्स से मतलब ये होगा कि आप बाद वाले का इनवर्स लेंगे तो G2 का जब डबल इनवर्स होगा वो G2, और इसका इनवर्स लेंगे वो G1 इनवर्स आ जाएगा। इसको मैंने ये लिखा है, तो इस तरफ G1 G2 इनवर्स था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो G1 G2 इनवर्स है इसका इनवर्स A से पहले और A के बाद में आ जाता है, जिसका इनवर्स A से पहले और A के बाद में आए वो N के साथ अटैच हो जाता है, वो N का एलिमेंट है। सो G1 G2 होल इनवर्स बिलोंग्स टू N। अगर ये बिलोंग्स टू N है तो N इंटू G1 G2 इनवर्स, इसको मैं N ही लिख सकता हूँ। अब ये G2 इनवर्स है दूसरी तरफ जाके G2 हो जाएगा, N G1 इज इक्वल टू N G2। लिहाजा आप चले कहाँ से थे, इमेजेस इक्वल लेके पहुंच किस पे गए हैं, एलिमेंट इक्वल है, और ये 1 की कंडीशन होती है। तो ये जो मैपिंग मैंने डिफाइन की थी ये वेल डिफाइंड भी प्रूव कर दी है, ये ऑन टू भी प्रूव कर दी है, और ये 1 भी प्रूव कर दिया है। लिहाजा जिन दो सेट्स के दरमियान ये मैपिंग थी उनका ऑर्डर सेम होगा, एंड यू नो यही हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट थी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।